था रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू किया था, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट से ही शुरू किया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट के पीछे मैंने थोड़ी सी बैकग्राउंड बताई थी संविधान की, बस वहीं से शुरू किया था हमने। वहीं से थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाता हूं। देखो अभी तक जो जो चीजें हमने पढ़ी है उनमें एक तो हमने पढ़ा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, ये वाला। एक तो पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या चीजें थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा। इसके बाद कौन सा एक्ट पढ़ा था? फिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा 1784 का। फिर उसके बाद पढ़ा 1786 का अधिनियम। फिर पढ़ा 1793 का चार्टर एक्ट, है ना। 1793 के चार्टर एक्ट के बाद पढ़ा 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद पढ़ा 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के बाद पढ़ा 1853 का चार्टर। तो अभी तक हमने जो जो चीजें पढ़ी पॉलिटी के अंतर्गत पिछले 2 क्लास में, वो ये सारी चीजें हैं, है ना। तो ये सारी प्रक्रिया चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, चल रही थी या नहीं चल रही थी। इसके बाद 1853 के बाद क्या क्या चीजें भारत में होती है तो थोड़ा ध्यान से समझो। लगभग सभी बच्चे को पता रहता है कि भैया इसके बाद रिवोल्ट होना शुरू हो गए थे और 1857 में एक रिवोल्ट हुआ। ये 1857 की क्रांति का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा अंग्रेजों पर। अंग्रेज इस 1857 की क्रांति के बाद बड़े बुरे तरीके से घबरा गए थे। ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी बड़ी क्रांति कैसे हो गई, इतना बड़ा जनाधार कैसे आ गया, इतना ज्यादा लोगों के बीच में क्या वो दूरियां रह गई प्रशासन से, जिससे लोगों की बात यहां तक न पहुंची और आंदोलन का रूप ले लिया। 1857 की क्रांति के कई कारण थे, कुछ बहुत नैतिक कारण भी थे, हालांकि कुछ कारण तात्कालिक समय के भी थे, जैसे चर्बी लगे कारतूस सभी को पता है ना, कि एक कारण ये भी था 1857 की क्रांति का कि चर्बी लगे कारतूसों के विरोध में मंगल पांडे ने आवाज उठा दी थी बैरकपुर छावनी से। ये एकमात्र कारण नहीं था। लॉर्ड कैनिंग जब भारत का वाइसराय था तो लॉर्ड कैनिंग के समय पे इस क्रांति की घटना हुई थी और उससे ठीक पहले भारत का वाइसराय था लॉर्ड डलहौजी। जब 1853 का चार्टर एक्ट हम लोग जो पढ़ रहे थे तो उस समय पे भी भारत का जो गवर्नर जनरल था, या गवर्नर जनरल हम लोग कहेंगे, वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे। डलहौजी की जो नीतियां थी वो नीतियां बहुत स्पष्ट नहीं थी। वो नीतियां इस मामले में नहीं थी कि जो भारतीयों के हित में कुछ भी हो उनमें से, हालांकि अंग्रेजों की ऐसी कोई नीति रहती नहीं थी भारतीयों के हित में, लेकिन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया व्यक्तिगत सिद्धांत, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, है ना, हड़प की नीति जो थी। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में शुल्क वगैरह लगना, तो वो सारे कारण ऐसे थे जिन कारणों से 1857 की क्रांति का बीज बोया गया था। ये कह सकते हैं हम कि इन कारणों ने बारूद का काम किया, बाकी माचिस लगाने का काम उस समय चर्बी लगे कारतूसों ने पूरा कर दिया और 1857 में एक भयानक क्रांति हुई। इस 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी प्रशासन पूरे तरीके से हिल गया। ब्रिटेन में बैठे वहां के राजा और वहां के कैबिनेट मंत्रिमंडल के सदस्य ये समझ नहीं पाए कि इतना सब कुछ आखिर कैसे संभव हो गया। बड़े बुरे तरीके से यहां पर ब्रिटेन के कई सारे लोगों को मारा गया था उस क्रांति के दौरान, है ना। तो इसके बाद ब्रिटेन ने एक फैसला लिया कि भाई अब 1857 के बाद जैसी ये क्रांति हुई तो 1858 में एक अधिनियम आता है। इस अधिनियम को कहते हैं हम लोग 1858 का भारत शासन अधिनियम। क्या बोलेंगे? 1858 का भारत शासन अधिनियम। जब ये भारत शासन अधिनियम आया 1858 के अंदर, तो इस अधिनियम में तुम्हें कुछ बातें ध्यान देनी है। देखो, कहा गया कि सबसे पहली बात तो ये है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किया जाता है पूरे तरीके से समाप्त, ठीक है ना। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया था 1599 में, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कब कर दिया गया? 1858। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कर दिया गया पूरे तरीके से समाप्त। दूसरा क्या कहा गया कि भाई अब भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन जो है वो सीधे सीधे संभाला जाएगा ब्रिटेन के राजा के द्वारा।
इससे पहले अगर तुम्हारे पास इससे संबंधित कोई चीजें पूछी जा रही है ना, तो ध्यान से समझना। पूछेगा 1858 का भारत शासन अधिनियम किसने पढ़ा, तो बोलना लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा। किसने पढ़ा? लॉर्ड कैनिंग। पूछेगा 1858 का भारत शासन अधिनियम किसने पढ़ा? लॉर्ड कैनिंग। पूछेगा कहां पढ़ा था ये, तो इलाहाबाद में पढ़ा था। कौन सी जगह पढ़ा था? इलाहाबाद। इलाहाबाद में पढ़ा था। ठीक हो गया भैया। पूछेगा किस दिन पढ़ा था, तो 1 नवंबर 1858 को पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1 नवंबर 1858। तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या कहा कि भैया ये जो 1858 का अधिनियम है, ये अधिनियम महारानी का घोषणा पत्र है। क्या चीज है? महारानी का घोषणा पत्र। महारानी का घोषणा पत्र इस अधिनियम को कहा गया। अब इस अधिनियम को ऐसा क्यों कहा जाता है, तो ध्यान से समझना। देखो 1858 में तय किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किया जाता है पूरे तरीके से समाप्त। ईस्ट इंडिया कंपनी का अब कोई भी रोल नहीं है। दूसरा भैया, ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल कब से कब तक रहा, तो 1599 से 1858 तक। कहा गया कि कंपनी को भी समाप्त किया जाता है। दूसरी बात कही गई कि गवर्नर जनरल को भी समाप्त किया जाता है। भारत का जो गवर्नर जनरल है, इसके पद को भी क्या किया जाता है? समाप्त किया जाता है। गवर्नर जनरल का पद भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है भैया। कंपनी समाप्त हो गई, गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया, तो क्या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जरूरत है? नहीं है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी हो गया अंत। यानी मैंने जो तुमको 1784 के अंतर्गत और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में दो चीजें बताई थी। बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापना हुई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से स्थापना हुई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बीओसी की स्थापना, है ना। तो ये दो बोर्ड जब 1784 में दोनों के दोनों अस्तित्व में आ गए थे। एक तो 1773 से था पहले से, दूसरा कब बना दिया गया था? 1784 में बना दिया गया। जब दो बोर्ड आ गए थे 1784 में, तो इस शासन व्यवस्था को हम क्या कह रहे थे? इसको कह रहे थे हम लोग द्वैत शासन व्यवस्था। तो अगर तुमको पूछ रहा है कि द्वैत शासन व्यवस्था कंपनी के अंदर कब शुरू हुई, तो 1784। समझ गए बात को। और द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कब हो गया, तो 1858। बीओसी और बीओडी दोनों को कर दिया गया समाप्त। इसके अलावा कहा गया कि अभी तक पारित सभी चार्टर एक्टों को किया जाता है समाप्त। जितने चार्टर एक्ट अभी तक लागू किए गए थे, उन सभी चार्टर एक्ट को क्या किया जाता है? समाप्त किया जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि अभी तक लागू सभी चार्टर एक्टों को किसके माध्यम समाप्त कर दिया था? 1858 के अधिनियम से। बात समझ आ रही है? तो 1858 का अधिनियम किसने पढ़ा बताओ? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा ना। अगर तुमको पूछेगा 1858 का अधिनियम किसने पढ़ा, तो क्या बोलना है? लॉर्ड कैनिंग। कहां पढ़ा था इसने? ये इलाहाबाद में। ठीक है भाई। इसी को क्या बोला जाता है? महारानी का घोषणा पत्र, है ना। किसका पद समाप्त हो गया? गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल का पद कर दिया गया समाप्त। समझ गए बात को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर दोनों कर दिए गए समाप्त। सभी चार्टर एक्ट कर दिए गए समाप्त। इसके अलावा कहा गया कि भाई देखो, अब हम किसी भी भारतीय राजा पर आक्रमण नहीं करेंगे। भारतीय राजा पर क्या नहीं करेंगे? आक्रमण वगैरह नहीं करेंगे। समझ रहे हो बात को? भारतीय राजा पर आक्रमण नहीं करेंगे। इसके अलावा किसी नए क्षेत्र पर अधिकार भी नहीं करेंगे। 1857 में सब इतने बुरे तरीके से पिटे थे कि 1858 के अधिनियम में सारा डर यही दिख रहा था। जितनी कार्रवाई थी वो सारी कार्रवाई ले ली गई वापस। अब क्या कह रहा है अधिनियम? अधिनियम कह रहा है कि भाई अब भारत का शासन ब्रिटेन के राजा चलाएंगे। ठीक है। तो यहाँ के लोगों ने पूछा क्या ब्रिटेन का राजा यहाँ आएगा? तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, ब्रिटेन का राजा यहाँ क्यों आएगा? यहाँ उसका एक एजेंट आएगा। यहाँ उसका क्या आएगा? एक एजेंट, यानी चमचा आएगा एक, और उसी चमचे को बोला जाता है वाइसराय। क्या बोला जाता है? वाइसराय। तो अगर तुमको पूछ लेगा कि भारत का पहला वाइसराय कौन हुआ, तो कौन हुआ था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है भाई। ये जितनी चीजें मैंने बताई है ना पहले भी, इनको सबको अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना। तो प्रथम वाइसराय किसको बोलेंगे भाई? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है वो प्रथम वाइसराय हो। दूसरा, अब देखो क्या लगा, देखो ब्रिटेन का राजा यहाँ नहीं आएगा,
लेकिन राजा का क्या रहेगा, एक यहाँ पे चमचा रहेगा, एजेंट रहेगा, है ना, जो राजा को सारी चीजों की क्या देगा, खबर देगा। क्लियर है इतना? राजा को बताता रहेगा भारत में क्या क्या चल रहा है। अब राजा के मन में एक डाउट रहेगा यार कि क्या पता वायसराय कभी कुछ गलत वलत कर दे, भारत में अपनी मर्जी से कुछ चल ले, है ना। तो राजा ने इसके लिए वायसराय के भी ऊपर अभी एक पद का गठन किया गया इसी अधिनियम के अंतर्गत, और वो पद था भारत सचिव का। कौन सा पद था? भारत सचिव। भारत सचिव, या फिर तुम इसको राज्य सचिव भी कह सकते हो। कौन सा पद बनाया गया? राज्य सचिव। तो अगर क्वेश्चन आता है कि राज्य सचिव का पद कब बनाया गया था? 1858 में। और 1858 के अंतर्गत पहली बार राज्य सचिव के पद को नियुक्त किया गया। पूछेगा कि वायसराय बड़ा होता था या राज्य सचिव बड़ा होता था, तो कौन बड़ा होता था? राज्य सचिव। वायसराय राज्य सचिव के अंतर्गत कार्य करता था। आई बात समझ में भाई? कब बना दिया था राज्य सचिव का पद? 1858। एक एक बात को ध्यान रखते हुए चलना, भूलना नहीं कुछ भी, ठीक हो गया। कहा गया कि ये जो राज्य सचिव होगा ये ब्रिटेन के मंत्रिमंडल से आएगा। कौन सी जगह से आएगा? ब्रिटेन के मंत्रिमंडल से। ये ब्रिटेन के कैबिनेट से आया हुआ व्यक्ति था। ब्रिटेन के कैबिनेट से आया हुआ व्यक्ति होता था राज्य सचिव। अगर तुमको पूछ लिया जाता है कि भारत के प्रथम राज्य सचिव कौन थे या पहला राज्य सचिव किसको बनाया गया था, तो क्या बोलोगे? सबसे पहली बार राज्य सचिव किसको बनाया गया था? बताओ। लॉर्ड स्टैनली को। किसको बनाया गया था? लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली क्या हो जाएंगे? पहले राज्य सचिव। ये बताओ यहाँ पे टावरो कि पहला वायसराय पूछेगा तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। लेकिन अगर हमसे पूछ रहा है कि पहला भारत सचिव या राज्य सचिव कौन था, तो क्या बोल लेना है? लॉर्ड स्टैनली। याद रहेगा इतना? इतने में कोई समस्या तो नहीं है? कौन सा अधिनियम पढ़ रहे हैं हम लोग? 1858 का भारत शासन अधिनियम। चलो अभी बता दोगे मेरे साथ साथ क्या क्या बताया? ठीक है भाई। तो ये बताओ ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कब कर दिया गया? 1858। क्यों किया गया था? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में ही 1857 की क्रांति हुई, और इस क्रांति से भयभीत होकर के अंग्रेजों ने 1858 में कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त। ठीक है। पूछेगा 58 का अधिनियम किसने पढ़ा? तो लॉर्ड कैनिंग। कहां पढ़ा था? इलाहाबाद में। कब पढ़ा था? 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 को। इसी अधिनियम को क्या बोला जाता है? महारानी का घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है भाई। इसके अलावा तुमको पूछेगा किसका पद समाप्त कर दिया था? गवर्नर जनरल। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी कर दिया समाप्त। द्वैत शासन व्यवस्था कब शुरू हुई कंपनी में? 1784। द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कब हो गया? 1858। अभी तक के सभी चार्टर एक्टों को कर दिया गया समाप्त। सभी चार्टर एक्टों को समाप्त कर दिया गया था किस वर्ष? 1858। ठीक है भैया। किसी भी नए राजा पर आक्रमण नहीं किया जाएगा, ये 1858 में ही कहा गया। किसी नए क्षेत्र को नहीं छीनेंगे, ये भी कब कहा गया था? 1858। समझ गए बात को? अब देखो यहां पे ध्यान देना। अगर तुमको पूछेगा कि भाई इस समय किसके शासन की शुरुआत हुई, क्योंकि कंपनी को तो अंत कर दिया गया, तो शासन कौन चलाएगा भारत का? ब्रिटेन का राजा। पहले ब्रिटेन के राजा के पास शासन गया। पूछेगा ब्रिटेन की रानी के पास शासन कब से पहुंचा? तो 1876। क्या बोलना है? 1876। 1876 से ब्रिटेन की रानी के पास भारत का शासन पहुंचा। पहले भारत का शासन 58 में किसके पास गया? ब्रिटेन के राजा के पास। तो राजा यहां तो आएगा नहीं, तो यहां राजा का प्रतिनिधि रहेगा, और वो प्रतिनिधि को ही हम क्या बोलेंगे? वायसराय। समझिए बात को। इस प्रकार भारत का पहला वायसराय कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग। भारत सचिव या राज्य सचिव का पद भी बना दिया गया। ये किससे ऊपर होता था? वायसराय से ऊपर। ठीक है ना। पूछेगा तुमको कि भैया पहला राज्य सचिव कौन बनाया गया था, तो क्या बोलना है? लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली को बनाया गया था पहला राज्य सचिव। यहां तक कोई समस्या किसी को? ठीक है। इस अधिनियम में इतना ही। इस अधिनियम के बाद हमारे पास एक अधिनियम आता है जिसको हम कहते हैं 1861 का भारत शासन अधिनियम। क्या बोलेंगे? 1861 का भारत शासन अधिनियम। 58 में आया ना ये अधिनियम। 58 के बाद अगला अधिनियम कब आया? 1861। तो अब 1861 का भारत शासन अधिनियम देख लो।
ये अधिनियम क्या कह रहा है? भारत शासन अधिनियम। अब भारत शासन अधिनियम हो गए। अभी तक क्या आ रहे थे? चार्टर एक्ट आ रहे थे या नहीं आ रहे थे? अब तो चार्टर एक्ट को भी कर दिया था सबको समाप्त। तो देखो भाई, इस भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत समझते हैं क्या क्या चीज है। पहले तो यहाँ पे यही समझ लो कि ये कह क्या रहा है, 61 का भारत शासन अधिनियम। तो ये ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है, तुमको दो बात मैं बता देता हूं। एक तो पहली बात ध्यान रख लेना कि इसी समय पे शुरुआत की गई इंडियन पीनल कोड की। किसकी शुरुआत की गई? इंडियन पीनल कोड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आईपीसी। समझ गए बात को? और इसी समय पे शुरुआत की गई सीआरपीसी की। किसकी शुरुआत की गई? सीआरपीसी। इसको कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्या बोल देते हैं? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। समझ लो, इन दोनों के अंदर फर्क समझ लो अच्छे तरीके से। आईपीसी और सीआरपीसी को कब लागू किया गया? तो 1861 में। करने वाला व्यक्ति कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। पूछेगा तुमको कि करने वाला व्यक्ति कौन था, तो क्या बोलना है? लॉर्ड कैनिंग। खैर, इसको हम लोग पढ़ते रहेंगे, फिलहाल यहाँ पे ध्यान दो। क्या लागू कर दिया गया? आईपीसी। और दूसरा क्या लागू कर दिया? सीआरपीसी। तो मैंने अभी तुमको बताया ना कि अगर पुलिस तुमको पकड़ेगी तो अपनी कार्रवाई किसके अनुसार चलाएगी? आईपीसी के अनुसार। ठीक है भैया? और अगर तुम्हारे ऊपर कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा है तो कोर्ट किसके अनुसार चलेगा? सीआरपीसी के अनुसार। समझिए बात को। पुलिस वाले की कार्रवाई जो भी होगी वो किस में होगी? आईपीसी में। कोर्ट की कार्रवाई जो भी होगी वो किस में होगी? सीआरपीसी, इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। याद रहेगा, ये आईपीसी और सीआरपीसी है। इस 1861 के अधिनियम में ही तुमको ध्यान रख लेना है कि इस समय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ये सब कौन कर रहा है? लॉर्ड कैनिंग कर रहा है। वाइसराय के पास शक्तियां आ गई है ना, अब तो वाइसराय है, वो भारत का प्रतिनिधि है सीधे सीधे। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1861 के अंतर्गत एक व्यवस्था की शुरुआत की गई। उस व्यवस्था को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विभागीय प्रणाली। क्या बोल देते हैं? विभागीय प्रणाली। या फिर हम इसको कहते हैं अंग्रेजी के अंदर पोर्टफोलियो सिस्टम। कौन सा सिस्टम? पोर्टफोलियो सिस्टम। तो अगर तुमको बोल रहा है कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कब हो गई थी, तो क्या बोल देना है? 1861 में। आईपीसी सीआरपीसी की शुरुआत भी कब हो गई? 1861। विभागीय प्रणाली का मतलब क्या है बेटा? आज हम लोग देखते हैं कि जैसे विभाग होते हैं, अलग अलग विभाग है कि नहीं है? आज हमारे पास अलग अलग मंत्रालय है ना? इसको मंत्रालय लिख दो, कोई बात नहीं। जैसे हमारे पास आज देखोगे तुम तो शिक्षा मंत्रालय है, खेल मंत्रालय है। समझ रहे हो बात को? जैसे हमारे पास कृषि मंत्रालय है, जैसे हमारे पास मानव संसाधन कल्याण मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय, अलग अलग मंत्रालय है ना, सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री वगैरह, है कि नहीं है? कई सारी मिनिस्ट्री है। तो आज के समय में अगर हमारे यहाँ ये मंत्रालय वगैरह की व्यवस्था है तो ये किस अधिनियम की देन है? तो क्या बोलना है? 1861 का भारत शासन अधिनियम। याद रहेगा, 1861 के भारत शासन अधिनियम की देन है विभाग वगैरह सारे। क्या 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 दो चीजें हैं इसमें। पहली चीज क्या बताई थी तुमको? आईपीसी और सीआरपी, ये इसी समय पे लागू कर दी गई। दूसरा इस समय पे लागू कर दिया गया क्या चीज? हाँ, दूसरा लागू कर दिया गया विभागीय प्रणाली, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो सिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है तुमसे। इसके अलावा इस समय पे क्या कर दिया गया? तो इसके अलावा इस समय पे वाइसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। कौन सी शक्ति दे दी गई? अध्यादेश। वाइसराय क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का मतलब होता है ऑर्डिनेंस। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। देखो, हमारे संविधान में आगे चल करके एक आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 123। कौन सा आर्टिकल? 123, अनुच्छेद 123। समझ रहे हो बात को? तो अनुच्छेद 123 क्या कहता है कि जब संसद का कोई सदन न चल रहा हो और किसी विधेयक को पारित करवाना या किसी कानून को लागू करवाना आवश्यक हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति स्वयं हस्ताक्षर करके उस कानून को लागू कर सकता है। इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? अध्यादेश कह सकते। अध्यादेश का मतलब होता है जिस पर बहस की जरूरत नहीं होती। समझ रहे हो बात को? अध्यादेश का मतलब होता है राष्ट्रपति ने उसे स्वयं पास कर दिया, अब उसे लोकसभा या राज्यसभा में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है इतना? तो ये हमारे संविधान में कहाँ है? अनुच्छेद 1, 2, 3 में। समझ रहे हो बात को? आर्टिकल 1, 2, 3 में। आगे पढ़ेंगे इसको, संविधान तो आ ही रहा है अभी। ये ध्यान देना यहाँ पे
कि अगर तुमको अध्यादेश की शक्ति पूछ रहा है कब दे दी गई वायसराय को, तो 1861 में। और ये अध्यादेश की शक्ति जो है वो 6 माह तक आपातकाल में लागू रह सकती थी। इसको कब तक लागू किया जा सकता था? आपातकाल के समय 6 माह तक। तो अगर इमरजेंसी का टाइम है तो आपातकाल की स्थिति में इस शक्ति को लागू, इस अध्यादेश को लागू रखा जा सकता था 6 महीने तक। क्लियर है? इतना सब कुछ समझ गए भाई? इतने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, इस समय पे देखो एक और बात तुमको बताते हैं। 1862 के अंतर्गत इस समय पे नई केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? केंद्रीय विधान परिषद। इस केंद्रीय विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो क्या बोलना है? 1862। याद रहेगा, 1862 में केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ। इस केंद्रीय विधान परिषद के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 3 भारतीयों को स्थान दिया गया। कितने भारतीयों को स्थान दिया गया? 3 भारतीयों को स्थान दिया। पूछेगा 1862 में केंद्रीय विधान परिषद में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, कौन कौन भारतीय थे? समझ रहे हो बात को? तो सबसे पहले इसमें थे पटियाला के राजा। कहाँ के राजा? पटियाला के राजा। पटियाला के राजा, पटियाला है ना पंजाब में, तो पटियाला के राजा थे इसमें, जिनका नाम था नरेंद्र सिंह। क्या नाम था? नरेंद्र सिंह। दूसरा इसके अंतर्गत थे सर दिनकर राव। कौन थे? सर दिनकर राव। याद रहेगा, दूसरे भारतीय कौन हो जाएंगे? सर दिनकर राव। और इसी के अंतर्गत तीसरा व्यक्ति जिसको किसमें जगह दी गई थी बताओ? केंद्रीय विधान परिषद के अंतर्गत, तो वो थे देव नारायण सिंह। क्या नाम था? देव नारायण सिंह। इन 3 भारतीयों को जगह दिया गया था 1862 के अंतर्गत, जो नई केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ। तो लॉर्ड कैनिंग ने इन 3 को जगह दी। अभी देखो यहाँ पे ध्यान से देखना थोड़ा सा। 61 का अधिनियम के समय पे जो कुछ हुआ वो सब कौन कर रहा है? लॉर्ड कैनिंग। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये क्या है इस समय? वायसराय। पूछेगा आईपीसी सीआरपीसी कब लागू हुई? 1861। 1861। अब पुलिस वाला कार्रवाई करेगा तो किसके अनुसार करेगा? आईपीसी। कोर्ट की कार्रवाई करेगा तो किसके अनुसार करेगा? सीआरपीसी। विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1861। विभागीय प्रणाली बोलो, पोर्टफोलियो सिस्टम बोलो, या मंत्रालय व्यवस्था वगैरह बोलो, सब कब शुरू हो गया? 61। इसी समय वायसराय को शक्ति दी गई क्या जारी करने की? अध्यादेश जारी। आपातकाल की स्थिति में यह अध्यादेश बना रह सकता था 6 माह तक। ठीक है भैया। 1862 में नई केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ, जिस नई केंद्रीय विधान परिषद के अंतर्गत कितने भारतीयों को जगह दिया गया? 3 भारत। पूछेगा ये 3 भारतीय कौन कौन थे? तो पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह, सर दिनकर राव, और तीसरे कौन हो जाएंगे? देव नारायण सिंह। क्लियर है सबको? आगे चलें भाई। ठीक है। इसके बाद एक अधिनियम आता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं 1892 का अधिनियम। 1892 का अधिनियम, अगला अधिनियम 1892 का भारत शासन अधिनियम। अब इस अधिनियम में क्या है? तो 1892 के भारत शासन अधिनियम की कुछ खास बातें हैं। अब ज्यादा नहीं है इसमें, 1-2 बात है बस, थोड़ा थोड़ा समझ लेना है तुमको। यहां क्या कर दिया, एक तो अगर तुमको पूछेगा कि भारत में निर्वाचन की शुरुआत कब से हुई, तो क्या बोल देना है? 1892। इलेक्शन का शुरुआत कब से हो गई? 1892। तो भारत में कर दी गई किसकी शुरुआत? निर्वाचन की शुरुआत। निर्वाचन की शुरुआत कर दी गई। इसी अधिनियम के द्वारा भारत में निर्वाचन की शुरुआत कर दी। दूसरा, इसी अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को, किस सदस्यों को? विधान परिषद के सदस्यों, विधान परिषद के सदस्यों को विधायिका की सभी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार मिला, जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रख लेना कि विधान परिषद के सदस्यों को इसी अधिनियम के द्वारा बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। कौन सी शक्ति प्राप्त हुई? बजट पर बहस करने की शक्ति। अब बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त कौन से अधिनियम के द्वारा हुई बताओ? क्या बोलोगे? 1892 का भारत शासन अधिनियम। पहली चीज क्या बताई तुमको इसमें? भारत में निर्वाचन की शुरुआत। निर्वाचन यानी इलेक्शन वगैरह की क्या हो चुकी थी? शुरुआत हो चुकी थी। दूसरा मैंने क्या बताया यहाँ पर कि विधान परिषद के सदस्यों को, विधानसभा या विधान परिषद जो उस समय पे होती थी लेजिस्लेचर,
उसके सदस्यों को शक्ति मिल गई किस पर? बजट पर बहस करने की शक्ति। आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे ना बजट वगैरह, कौन सा अनुच्छेद में है संविधान में बजट? 100 कौन सा अनुच्छेद में है? 12 में है। 110 में धन विधेयक हो गया, 111 में है अपने पास बजट। 111 के अंतर्गत जो है मतलब जो संविधान है ना हमारा, उसके अंदर एक खूबसूरती ये भी है कि हमारे पास ना बजट वगैरह नहीं लिखा हुआ है उसमें कहीं पे भी, समझ रहे हो बात को? उसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या लिखा मिलेगा? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब पूरे एक साल का विवरण वगैरह। तो उसको आगे मतलब अनुच्छेद वगैरह आएगा ना, तो अनुच्छेद में हम देखेंगे कि ये बजट पर बहस करने की शक्ति क्या है। समझ रहे हो बात को? क्यों बजट पर बहस की जानी चाहिए, ठीक है ना? तो 112 के अंतर्गत है ना बजट, हाँ वीटो वगैरह। तो 111 में वीटो, 12 में बजट वगैरह। तो ये बजट पर बहस करने की शक्ति वगैरह किस अधिनियम से मिली? तो क्या बोलना है? 1892 के अधिनियम। और इसी से किसकी शुरुआत कर दी गई? निर्वाचन की शुरुआत। इसके बाद कौन सा अधिनियम आया था बताओ? कौन कौन अधिनियम पढ़े अभी तक? कौन कौन अधिनियम पढ़े? कहां से शुरू किया था? 1858 से शुरू किया था ना। एक तो पढ़ा 1858 का, फिर कौन सा पढ़ा? 1861 का, और फिर अभी कौन सा पढ़ा? 1892 का। तो देखो भैया 1858, 1861 और 1892 तीनों की अपनी अलग अलग खास बात है, समझ रहे हो? 58 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कर दिया समाप्त, ठीक है, बना दिया किसका पद? वाइसराय का पद, ठीक है ना। दूसरा उसके बाद कौन सा अधिनियम आ गया? 61 वाला। 61 में आया आईपीसी और सीआरपीसी, समझ रहे हो बात को? फिर आ गया कौन सा वाला? 1892। 1892 में बजट पर बहस करने की शक्ति मिल गई। और दूसरा किसकी शुरुआत हो गई भारत में? निर्वाचन, यानी इलेक्शन वगैरह की शुरुआत। अब अगला अधिनियम हमारे पास आता है 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909, 1919, 1935 खत्म, समझ रहे हो बात को? तो लास्ट अधिनियम कौन सा है? 1935 का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं अभी 1909 का भारत शासन अधिनियम। क्या कहता है ये अधिनियम? तो इस अधिनियम का ना बीज पहले ही बो दिया था इन्होंने। इस अधिनियम का बीज पहले ही बो दिया था इन्होंने। क्या बोलते हैं इस अधिनियम को? 1909 के भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार। क्या बोला जाता है इसको? मार्ले मिंटो सुधार। क्यों कहा जाता है इसको मार्ले मिंटो सुधार? तो मार्ले उस समय पे भारत में राज्य सचिव थे। क्या थे? राज्य सचिव। और लॉर्ड मिंटो उस समय पे भारत का वाइसराय था। क्या था ये? वाइसराय। तो वाइसराय कौन था भैया? लॉर्ड मिंटो, ठीक है भाई। और इस अधिनियम को इस वजह से क्या बोल देते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। ध्यान रख लेना है कि जब तुम्हारे पास पूछेगा कि मार्ले क्या थे, तो ये भारत सचिव। क्या था? भारत सचिव, ठीक है भाई। और मिंटो क्या थे? इस समय पे वाइसराय थे। तो इन दोनों की हुई सारी करतूत थी ये। सुधार का केवल नाम इसको दे दिया, सारा कांड किया इन्होंने, लास्ट में उसको नाम दे दिया सुधार। हालांकि सुधार जैसा इसमें कुछ भी नहीं था, समझ रहे हो बात को? क्या दिक्कत की इन्होंने इससे? तो इससे तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तुमको इस अधिनियम से समझनी है वो ये समझना, देखो कि 1909 में इनको बवाल करना ही था। इस वजह से इन्होंने किसकी शुरुआत करवाई भारत में? निर्वाचन की शुरुआत। निर्वाचन की शुरुआत करवाई थी ना 92 में, 1892। तो जो 1892 में अंग्रेजों ने भारत में निर्वाचन की शुरुआत करवाई, उसी निर्वाचन को ले जा करके 1909 के अंतर्गत सांप्रदायिक आधार पर कर दिया। किस आधार पर कर दिया? सांप्रदायिक आधार पर। सांप्रदायिक आधार पर मतलब इस समय पे ये जो लॉर्ड मार्ले था, कौन था? लॉर्ड मार्ले। लॉर्ड मार्ले था, इसने कहा कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा। किसके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा? मुसलमानों, यानी मुसलमानों के लिए रिजर्व एरिया होगा, वो जहां से चुनाव लड़ सकता है। समझ गए बात को भाई? वो जहां से क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है। कहने का मतलब ये था कि
कि मुसलमानों को लिए अलग चुनाव का क्षेत्र होगा, लेकिन इसके पीछे की गणित समझ पा रहे हो? इसी को हम लोग कहते हैं, इसी नीति को फूट डालो और राज करो। इसी नीति को क्या बोला जाता है? फूट डालो और राज करो। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइड एंड रूल। क्या बोला जाता है? डिवाइड एंड रूल। तो क्या कहा अंग्रेजों ने कि भैया लॉर्ड मार्ले क्या कहता है कि सांप्रदायिक आधार पर होगा चुनाव, मुसलमानों को दिया जाएगा अलग से निर्वाचन क्षेत्र। समझ रहे हो बाद में? और जो ये मुसलमानों को निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था इस समय 1909 में, आगे चल करके वही निर्वाचन क्षेत्र बना पाकिस्तान। क्या बना? पाकिस्तान। तो बीज सारे जो है ना उन्होंने यहीं से बोना शुरू कर दिए थे। समझ रहे हो बात को? तो यानी भारत का वो वाला क्षेत्र इन्होंने पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान जब बना 2 हिस्सों में था ना, तब ये पता होगा सबको। बांग्लादेश तो 71 में आया ना अस्तित्व में, लेकिन पहले पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान 2 अलग अलग थे। बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे और पीछे जो है उसको क्या बोलते थे? पश्चिमी पाकिस्तान। बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान वहां के बहुत प्रसिद्ध नेता हुए, और पश्चिमी पाकिस्तान में वही लोकप्रियता मोहम्मद अली जिन्ना के पास थी, है ना। तो ये 2 बड़े चीजें रही उस समय पे। यहां पर अगर हम लोग इस चीज को थोड़ा अच्छे तरीके से समझें तो मैंने कहा कि 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है, इस अधिनियम को क्या बोल देते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले कौन था उस समय पे? भारत सचिव। और मिंटो कौन था उस समय पे? वायसराय। अब ये बताओ, वायसराय बड़ा कि भारत सचिव बड़ा? भारत सचिव बड़ा। भारत सचिव ने क्या कहा कि सांप्रदायिक आधार पर होगा चुनाव, मुसलमानों को दिया जाएगा अलग निर्वाचन क्षेत्र। समझ गए बात को? और इसी बोला तो मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र, उसका मतलब क्या था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में क्या करवा दो? दंगे करवा दो। समझ रहे हो बात को? इसलिए अगर तुमको कभी भी पूछा जाएगा कि भारत के अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहा जाता है, पेपर के अंतर्गत क्या आता है क्वेश्चन? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। तो क्या बोल देना है? मार्ले को। किसको कहा जाता है? मार्ले। मार्ले को कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। ये सब कुछ इसी की देन थी। क्लियर है इतना? इसके अलावा इस समय पे इसी अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि जो विधान परिषद के सदस्य हैं, कौन से सदस्य हैं? विधान परिषद। इसको तो हम चर्चा में ले ही रहे हैं ना बार बार, ध्यान भी रखना इसका। आगे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर भी बात करेंगे। जो विधान परिषद के क्या है? सदस्य हैं। इस विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति मिल गई। कौन से प्रश्न पूछने की अनुमति मिल गई? पूरक प्रश्न। अब आगे चल करके ना मैं तुमको संसदीय कार्रवाई वगैरह पढ़ाऊंगा। समझ रहे हो बात को? संसदीय कार्रवाई वगैरह पढ़ाऊंगा तो उन अनुच्छेदों में बताऊंगा क्या होता है इनका मतलब। बहुत सारे प्रकार के प्रश्न आएंगे आगे हमारे पास। एक होता पूरक प्रश्न, एक होता अनुपूरक प्रश्न, एक होता तारांकित प्रश्न, एक होता है अतारांकित प्रश्न, एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन, है ना। तो कई सारे प्रकार के क्वेश्चन संसद में पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन सा कितने क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्या इनसे संबंधित होता है, तो वो सब इसी से जुड़ा हुआ है। क्लियर है इतना? तो क्या कहा गया कि भैया विधान परिषद के सदस्य क्या पूछ सकते हैं? पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, या बजट पर संकल्प रख सकते हैं। ये सब आगे समझोगे क्या क्या चीजें होती हैं ये। तो बजट पर संकल्प रखने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को, या पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कौन से अधिनियम से मिला? तो 1909 का भारत शासन अधिनियम। याद रहेगा इतना? इतने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा भाई, इसी समय पे अगर तुमको पूछ रहा है कि किस समय पे भैया ये 1909 का जो अधिनियम है, इसी समय पे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, किसमें? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद। इस वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया। तो अगर तुमको पूछेगा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय सदस्य कौन थे, जैसा कि बहुत बार क्वेश्चन आता भी है, तो ये बताओ कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय सदस्य कौन थे? बताओ जल्दी से, कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगर तुमको पूछ रहा है कि पहले भारतीय जिनको किसमें शामिल किया गया था? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, वो कौन थे भाई? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। समझ पा रहे हो क्या क्या है? क्या बोला जाता है 1909 के अधिनियम को? कौन सा सुधार? मार्ले मिंटो सुधार। कौन सा सुधार कहा जाता है इसको? मार्ले मिंटो सुधार।
मार्ले क्या था उस समय पे? भारत सचिव। ठीक है भैया। मिंटो क्या था उस समय पे? वायसराय। सांप्रदायिकता के आधार पर इस समय पे चुनाव वगैरह करवाना शुरू करवा दिया। मुसलमानों को क्या दे दिया था इस अधिनियम से? अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया, जिस कारण इनका मतलब उद्देश्य क्या था इसके पीछे? फूट डालो और राज करो। इसी नीति को अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइड एंड रूल। आई बात समझ में? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहा जाता है भारत में? मार्ले को। पूछेगा विधान परिषद के सदस्यों को कौन से प्रश्न पूछने की अनुमति मिल गई थी? पूरक प्रश्न। ठीक है भैया। इसके अलावा किसकी अनुमति मिल गई? बजट पर संकल्प रखने की। आई बात समझ में? पूछेगा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहले भारतीय सदस्य कौन हुए? तो क्या बोलना है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? भूलोगे तो नहीं इतना, बस इतना ही याद रख लेना है 1909 के अधिनियम। 9 के बाद हमारे पास एक अधिनियम आता है 1919 का अधिनियम। करवाना है इसको? करवा दें? करवा दें यहां तक, या आज यहीं तक काफी है? करवा दूं? चलो देखो 1919 का अधिनियम क्या कह रहा है, ध्यान देना यहां पे। 1919 का अधिनियम, इसके बाद एक लास्ट अधिनियम बच जाएगा। कौन सा अधिनियम बच जाएगा? 1935 का अधिनियम। अब जो मैं तुमको बता रहा हूं इसको थोड़ा ध्यान देना। 1919 का अधिनियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे समझो, एक बात समझो। देखो भैया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत लागू होने वाले अधिनियम बताओ। सबसे पहला बताओ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पढ़ा ना? फिर उसके बाद बताओ 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। फिर उसके बाद बताओ 1786 का अधिनियम। एक 1791 में भी आया था, वो अमेंडमेंट एक्ट था, वो ज्यादा जरूरी नहीं है, समझ रहे हो बात को। फिर हमने कौन सा पढ़ा था? 1793। 1793 के बाद 1813, 93 का चार्टर एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट। फिर कौन सा पढ़ा था? 1833 का चार्टर एक्ट। और फिर कौन सा पढ़ा था? 1853 का चार्टर एक्ट। यही पढ़े थे। ये किसके अधीन हुए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। और अगर तुमको पूछेगा ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के लागू किए गए नियम, तो पहला कौन सा पड़ा? 1858। 1858 का अधिनियम। 1858 के अधिनियम के बाद दूसरा कौन सा पड़ा? 1861। 1861 का भारत शासन अधिनियम। 1861 के भारत शासन अधिनियम के बाद कौन सा पड़ा? 1892 का भारत शासन अधिनियम, याद रहेगा। और 1892 के भारत शासन अधिनियम के बाद 1909 का अधिनियम। 1909 के अधिनियम के बाद पूछेगा 1919, और 1919 के बाद पूछेगा तो क्या बोलना है? 1935। 1935 वाला अंतिम अधिनियम। तो ये भारत के संवैधानिक विकास में इन अधिनियमों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। समझ रहे हो बात को? भारत के संविधान में इन सब में से कुछ कुछ बातें ली गई हैं, समझ रहे हो? आगे आगे जब संविधान पढ़ेंगे तो तब तुम्हें समझ आएगा कि कौन कौन सी बातें यहां से उठाई गई हैं। तो 1909 तक हमने देख लिया। अब 1909 के बाद कौन सा आ जाएगा? 1919 वाला। ये 1909 वाले को जैसे हमने मार्ले मिंटो सुधार कहा ना, ऐसे ही इसको कहेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या बोलेंगे इसको? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसको बोलेंगे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसकी भी वही कहानी। इस समय पे अगर तुमको पूछ रहा है क्यों इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, तो जैसे 9 वाले को क्या कहा था? मार्ले मिंटो सुधार कहा था। मार्ले कौन था? भारत सचिव था। ठीक है। मिंटो कौन था उस समय पे? वायसराय था। तो ऐसा ही तुमको पूछेगा इस समय पे भारत सचिव कौन था, तो क्या बोलना है? मॉन्टेग्यू। अब वायसराय पूछेगा वो कौन था, तो चेम्सफोर्ड। तो ये हो जाएगा तुम्हारा भैया भारत सचिव। भारत सचिव जो है मॉन्टेग्यू, और इसको क्या बोलेंगे? चेम्सफोर्ड। अब ये बताओ कि भैया 1919 का भारत शासन अधिनियम क्यों इतना महत्वपूर्ण अधिनियम हुआ? तो इस अधिनियम के बारे में तुमको बड़ा अच्छे से एक बात बताओ। ये अच्छा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, ऐसा कौन सा कांड हुआ था 1919 में कि अंग्रेज डर गए थे बुरे तरीके से? जलियांवाला बाग हत्याकांड। समझ रहे हो बात को? 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। अंग्रेजों को लगा कि फिर से कहीं 1857 की क्रांति रिपीट ना हो, और 1857 की क्रांति से बड़े भयभीत थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि भारतीयों को शांत करना पड़ेगा।
और शांत करने के लिए इन्हें क्या देना पड़ेगा, थोड़ी सी स्वायत्तता देनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। भारत में उस समय पे क्या चल रहा था, अच्छा ये बताओ 1919 के टाइम तक क्या क्या चल रहा था भारत में। 1919 तक गांधी भारत आ गए थे, 1919 तक होम रूल लीग आंदोलन चल रहे थे, 1919 के समय तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था, समझ रहे हो बात को। भारत ब्रिटेन को सहयोग कर चुका था, ब्रिटेन ने कहा था आजाद कर देंगे, एक तो आजाद भी नहीं किया, ऊपर से जलियांवाला बाग हत्याकांड में निर्दोष लोगों पर गोली और चला दी। और अगर हम देखें तो इस समय पे होम रूल लीग बड़ी तूल पकड़ रहा था, वो कह रहा था कि भैया हमको क्या दो, स्वशासन दो। होम रूल का मतलब क्या होता है, स्वशासन दो, हमें अपने देश का शासन दो। तो अंग्रेज डर गए इस समय पे कि कहीं 1857 की क्रांति का इतिहास फिर से रिपीट ना हो जाए। तो अंग्रेजों ने इस समय पे क्या किया, अंग्रेजों ने कहा कि देखो भाई आज जैसे दो चीजें होती है ना, तो एक चीज होती है स्टेट और एक चीज होती है सेंटर, ये तो सभी को पता है ना। स्टेट का मतलब क्या है, राज्य, ठीक है, और सेंटर का मतलब क्या होता है, केंद्र सरकार। तो एक तो राज्य सरकार होती है और एक कौन सी सरकार होती है, केंद्र सरकार। जैसे उत्तराखंड की सरकार को क्या बोलेंगे, राज्य सरकार, और अगर जो हमारी भारत की सरकार है तो उसको हम क्या कहेंगे, केंद्र सरकार। ऐसे ही उस समय पे राज्यों में जो सरकार होती थी उनको कहा जाता था प्रांत, क्या बोला जाता था, प्रांत, प्रांतीय सरकार होती थी। तो प्रांत और सेंटर दोनों के दोनों जगह सरकार कौन चला रहे थे, अंग्रेज चला रहे थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, कहा कि जो प्रांत की शासन व्यवस्था है, इस प्रांत की शासन व्यवस्था को हम दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं, दो भागों। एक तो बना देते हैं प्रांतों में आरक्षित विषय, कौन से विषय बना देते हैं, आरक्षित विषय। आरक्षित का मतलब रिजर्व है ना, एक तो बना देते हैं कौन से विषय, आरक्षित विषय, और एक बना देते हैं हस्तांतरित विषय। कौन से बना देते हैं, हस्तांतरित विषय। तो दो प्रकार के विषय बना दिए। कब बना दिए ये दोनों के दोनों विषय, कौन से अधिनियम में, 1919। क्या कहा कि आरक्षित जो विषय होंगे, कौन से विषय होंगे, आरक्षित विषय, इस पर केवल और केवल कानून कौन बनाएंगे, अंग्रेज। आई बात समझ में, आरक्षित विषयों पर कानून केवल और केवल कौन बनाएंगे, अंग्रेज। परंतु हस्तांतरित विषय किसको दे दिए जाएंगे, भारतीयों। यानी भारतीयों ने पहली बार सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहली बार भारतीय किस में शामिल हुए, सरकार में शामिल हुए। आई बात समझ में, सरकार में शामिल हुए। अब प्रांत में कितने विषय बना दिए, दो प्रकार के विषय। लेकिन अंग्रेज बहुत तेज थे, उन्होंने क्या किया कि आरक्षित विषयों के अंतर्गत रख दिया सारे इंपॉर्टेंट चीजों को। जैसे इसमें रख दिया राजस्व, क्या रख दिया, राजस्व। इसी के अंदर रख दिया वित्त, कौन सा मंत्रालय रख दिया, वित्त मंत्रालय। इसी में रख दिया पुलिस मंत्रालय, कौन सा, पुलिस। वित्त हो गया, पुलिस हो गया, राजस्व हो गया, न्याय हो गया। ये सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने पास रखे राज्यों में भी, समझ रहे हो बात को। और जो हस्तांतरित विषय थे, उस हस्तांतरित विषय के अंदर भारतीयों को दे दिया, जैसे कृषि दे दिया, क्या दे दिया, कृषि। समझ गए बात को, कृषि मंत्रालय किसको दे दिया, भारतीयों को दे दिया। हाँ, कपड़ा मंत्रालय दे दिया, शौचालय मंत्रालय दे दिया, ऐसे सारे मंत्रालय किसको दे दिए, भारतीयों को दे। अपने पास क्या रख दिए, जितने महत्वपूर्ण मंत्रालय थे वो रख दिया। इसके अलावा देखो शिक्षा मंत्रालय भारतीयों के पास था। ऐसे कुछ मंत्रालय जो भारतीयों के पास प्रांतों में थे, तो कृषि हो गया, कपड़ा मंत्रालय हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया, समझ रहे हो बात को। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन वगैरह हो गया। ये सब कुछ किसको दे दिया गया, ये सारे मंत्रालय किसको सौंप दिए गए, ये सौंप दिए गए भारतीयों। तो अब बताओ कि 1919 के अधिनियम में अंग्रेज क्या कह रहे हैं, कितने प्रकार के विषय होंगे, दो प्रकार के विषय। कहाँ होंगे ये दो प्रकार के विषय, प्रांतों में। कहाँ होंगे, प्रांतों में। सरकार कितनी होती है, दो होती, एक तो राज्य सरकार हो गई और एक कौन सी हो गई, केंद्र सरकार। तो उस समय राज्य की सरकार को क्या बोलते थे, प्रांत की सरकार। तो अंग्रेजों ने कहा कि केंद्र में तो हम ही रहेंगे, केंद्र में नहीं घुसने देंगे तुमको, बस प्रांतों के अंतर्गत तुमको सरकार में क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, ताकि विद्रोह की जो लहर है ना वो थोड़ा क्या हो सके, कम हो सके। समझ रहे हो बात को। अब प्रांतों में भी देखोगे तो आरक्षित विषय रखे अपने पास, हस्तांतरित विषय दिए किसको, भारतीयों को। तो यहां थोड़ा ये हो गया कि भारतीय पहली बार कम से कम जो है सरकार में शामिल तो हुए, वो वाली बात हो रखी थी। समझ रहे हो बात को। इस अधिनियम ने एक और काम किया कि सांप्रदायिक निर्वाचन को और ज्यादा बढ़ाना चाहा। पहले तो उन्होंने क्या कहा था 1909 में कि किसको अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दो, मुसलमानों को दे दो अलग निर्वाचन क्षेत्र।
अब 1919 में क्या कहा अंग्रेजों ने कि भैया सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार, सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब एक संप्रदाय के लिए, है ना, एक संप्रदाय की ओर झुक करके काम करना। तो अंग्रेजों ने क्या कहा इस समय पे कि और अच्छे से फूट डालो, और अच्छे से फूट डालने के लिए अंग्रेजों ने कहा कि सिखों के लिए भी अलग सीट होगी, ईसाई के लिए अलग होगी, आंग्ल भारतीय के लिए अलग होगी, यूरोपीय के लिए अलग होगी। समझ रहे हो बात को? तो इन सब को क्या दिया जाएगा, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए। वो तो शुक्र मनाओ कि 1919 तक भारत में एंट्री हो चुकी थी महात्मा गांधी की। किसकी एंट्री हो चुकी थी? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने इस सांप्रदायिक निर्वाचन को आगे बढ़ने से रोक लिया। आई बात समझ में भाई? तो अगर तुमको पूछेगा सांप्रदायिक निर्वाचन को आगे बढ़ने से किसने रोक लिया था? महात्मा गांधी के द्वारा रोक लिया गया था। क्लियर है इतना? इसी अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, संघ लोक सेवा चयन आयोग। क्या बोलते हैं? यूपीएससी कहते हैं। क्या बोलेंगे? यूपीएससी। यूपीएससी का मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या बोलेंगे? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अगर तुमको पूछ रहा है इसका गठन कौन से के द्वारा हुआ, तो क्या बोलना है? किसके द्वारा हुआ था? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। पूछेगा हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? संघ लोक सेवा चयन आयोग। क्या बोलेंगे? संघ लोक सेवा चयन आयोग। समझ रहे हो? ये क्या करता है? बड़ी प्रशासनिक सेवाओं की नियुक्ति करता है। इसी की तो तैयारी कर रहे हैं हम, है ना? तो ठीक है भैया, तो यही आयोग है जो है ना, तुम ही ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, वो वाला गाना गा सकते हो तुम। हमारे यहाँ हरिद्वार में यूकेपीएससी के बाहर खड़े होके, राजपुर रोड पे यूके के बाहर खड़े होके कि तुम ही ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, इसलिए तो मैंने शराब पी है ना? तो बोल सकते हो तुम यहाँ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अगर तुमको पूछेगा इसका गठन का प्रावधान कब किया गया था? 1919। और इसका गठन फाइनली हो जाता है 1926 में। तो बोलेगा ये कब अस्तित्व में आया? तो क्या बोलना है? 1926। याद रहेगा? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? और लास्ट एक चीज और तुमको बताना चाहता हूं। कहा गया कि यार 1919 के अधिनियम के द्वारा हमने बहुत कुछ कर दिया। कर दिया नहीं कर दिया? देखो, प्रांत में द्वैत शासन भी दे दिया। यहाँ सब ये लड़ाने का काम करने वाले थे, लेकिन किसने रोक दिया? महात्मा गांधी। है कि नहीं है? सिखों को भी देने वाले थे अलग निर्वाचन क्षेत्र, सबको देने वाले थे, तो महात्मा गांधी ने क्या कर दिया? इनको रोक दिया। क्लियर है इतना? और जब ये सब रोक दिया तो तब देखो आगे की क्या कहानी निकल करके आती है। कहा इन्होंने, सोचा अंग्रेजों ने कि यार फाइनली ये बताओ कि रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है इनका। ठीक है, तो ये अभी परिणाम पता तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये सब चीजें अभी लागू हो रही है 1919 में। तो 1919 के अधिनियम का रिजल्ट चेक करेंगे। बोला कि इसका क्या रिजल्ट रहता है। तो इसका रिजल्ट चेक करने के लिए हम बनाएंगे एक वैधानिक आयोग। क्या बनाएंगे? एक वैधानिक आयोग। और जो वैधानिक आयोग 10 साल बाद रिपोर्ट देगा। कितने साल बाद रिपोर्ट देगा? 10 साल बाद रिपोर्ट देगा कि 1919 का अधिनियम ठीक है कि नहीं है, इसका कैसा रिजल्ट रहा, क्या रहा, वो 10 साल बाद बताएगा। इसी वैधानिक आयोग को हम कहते हैं साइमन कमीशन। क्या बोल देते हैं? साइमन कमीशन। तुमने बात सुनी नहीं ढंग से, मैंने क्या कहा? देखो 1919 के अधिनियम में क्या कहा गया था कि हमने जितनी चीजों को लागू किया है, जो भी कार्य हमने किए हैं भारत में, उन सभी कार्यों की हम जांच करवाएंगे। समझ रहे हो बात को कि ये अधिनियम कितना सफल रहता है? समझ रहे हो? इसके लिए हम बनाएंगे एक वैधानिक आयोग। और ये वैधानिक आयोग कितने साल बाद रिपोर्ट देगा? 10 साल। 10 साल बाद रिपोर्ट देगा कि 1919 का अधिनियम कैसा था, वास्तव में इस अधिनियम से कुछ फायदा हुआ था या नहीं हुआ था। समझ रहे हो बात को? इसी वैधानिक आयोग का नाम क्या है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। आया नहीं आया? और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये 1919 के अधिनियम में प्रस्तावित था। तो पूछेगा साइमन कमीशन किस अधिनियम में प्रस्तावित था? 1919 के। समझ रहे हो बात को? यहां तक क्लियर? एक बार रिवाइज कर ले शुरू से, फटाफट से, जल्दी जल्दी बताओगे। ठीक है भाई? चलो, सबसे पहला कौन सा अधिनियम बताया? 1858 का भारत शासन अधिनियम। किसको समाप्त कर दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी। पूछेगा किसने पढ़ा था इस अधिनियम को? लॉर्ड केम्प। कहां पढ़ा था? इलाहाबाद। ठीक है, कब पढ़ा? 1 नवंबर 1858।
इसी अधिनियम को क्या बोला जाता है? महारानी का घोषणा पत्र कहा जाता है। गवर्नर जनरल का पद हो गया समाप्त, बीओसी बीओडी दोनों हो गए समाप्त। बीओसी बीओडी समाप्त होने का मतलब द्वैत शासन व्यवस्था का अंत। द्वैत शासन व्यवस्था शुरू कब हुई थी? 1784, और खत्म कब हो गई? 1858। सभी चार्टर एक्ट कब समाप्त हो गए? 1858। किसी नए राजा पर आक्रमण वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है भैया, किसी नए क्षेत्र को नहीं जीतेंगे। तो बोला भारत का शासन कौन चलाएगा? तो कौन चलाएगा बोला इस समय पे? भारत का शासन ब्रिटेन का राजा चलाएगा। कौन चलाएगा? ब्रिटेन का राजा। लेकिन ब्रिटेन का राजा यहाँ नहीं आएगा, यहाँ उसका एक प्रतिनिधि होगा, उसको क्या बोलेंगे? वायसराय। तो पहला वायसराय कौन हुआ भारत का? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है भाई। अब पूछेगा महारानी के पास भारत का शासन कब चला गया? तो 1876। क्लियर है इतना? इसके अलावा क्या बनाया गया? एक पद बनाया गया भारत सचिव या राज्य सचिव। समझ गए बात को? भारत सचिव या राज्य सचिव बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड स्टैनली। क्लियर है इतना? 61 का अधिनियम में क्या क्या लागू हुआ? आईपीसी, सीआरपीसी। और इसके अलावा कौन सी प्रणाली शुरू हो गई? विभागीय प्रणाली। केंद्रीय विधानमंडल में कौन कौन 3 भारतीयों को जगह मिली? पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह, सर दिनकर राव और देवनारायण सिंह। 1892 के भारत शासन अधिनियम में किसकी शुरुआत कर दी गई? निर्वाचन की शुरुआत। इसके अलावा बजट पर बहस करने की शक्ति दे दी गई किन सदस्यों को? विधान परिषद के सदस्यों। 1909 का कौन सा अधिनियम है? मार्ले मिंटो सुधार। 1909 का भारत शासन अधिनियम को क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले इस समय पे क्या था? भारत सचिव। मिंटो क्या था इस समय पे? वायसराय। इन दोनों ने जितना दलिद्री काम किया था, उसी दलिद्री काम को क्या बोला जाता है? मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। समझ रहे हो बात को? इन्होंने क्या किया? सांप्रदायिक आधार पर चुनाव की शुरुआत करवाई, यानी मुसलमानों को क्या दे दिया? अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया। समझ रहे हो बात को? इसी नीति को कहा गया फूट डालो और राज करो। इसके अलावा अगर तुमको पूछेगा सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहा जाता है? मार्ले को। पूछेगा विधान परिषद के अंतर्गत सदस्यों को कौन सी शक्ति मिल गई? पूरक प्रश्न पूछने की और बजट पर संकल्प रखने की। ठीक हो गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहले भारतीय सदस्य कौन हुए? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसके अलावा 1919 के अधिनियम के अंतर्गत पूछेगा इस समय भारत सचिव कौन था? मार्टेन्क्यू। और वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। ठीक है भाई। इस समय पे किसके अंतर्गत 2 प्रकार की सरकारें बना दी गई प्रांतों में? अच्छा, ये तो तुमने लिखा ही नहीं, इस बात का ध्यान देना। देखो, अगर तुमसे पूछ रहा है प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? द्वैत शासन व्यवस्था। ये कौन से अधिनियम द्वारा शुरू हो गई थी? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था की कर दी गई शुरुआत। कौन कौन विषय बनाए गए? आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय किसके पास थे? अंग्रेजों के पास। हस्तांतरित किसके पास थे? भारतीयों। 1919 में सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ाने का प्रयास किया, परंतु इसको रोका किसने? महात्मा गांधी। इसी अधिनियम में प्रावधान किया गया किसके गठन का? यूपीएससी के गठन। यूपीएससी का गठन अल्टीमेटली कब हो गया? 1926। अब पूछा गया अगर तुमको कि 1919 के अधिनियम का परिणाम जानने के लिए कौन सा आयोग बनाया था? साइमन कमीशन। किसकी अध्यक्षता में? सर जॉन साइमन। किसकी अध्यक्षता में? सर जॉन साइमन। क्लियर है इतना? चलो, आज के लिए इतना काफी है। लास्ट एक अधिनियम रह गया 1935 का भारत शासन अधिनियम। फिर सीधे संविधान सभा वगैरह आएगी, ठीक है ना? वो सारी चीजें आएंगी। फिर हमारे पास आएगी उद्देशिका वगैरह, संविधान की प्रस्तावना वगैरह, शुरुआत करेंगे वहां से। समझ रहे हो बात? चलो, इसको लिखना शुरू करेंगे। 1858 का भारत शासन अधिनियम।